प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों को यूजफुल होता है कैटेगरी ऑफ टैक्स डिसाइड करने के लिए, दैट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। उसी तरह से टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग सप्लाई तो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सप्लाई हम लोग एट अ टाइम, अगर एक डीलर है अलग अलग डीलर के साथ सप्लाई हो सकता है, या तो एक डीलर सेम डीलर के साथ डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को सप्लाई कर सकता है अलग अलग गुड्स। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लो हमारा बुक शॉप है और हम लोगों ने बुक्स का ऑर्डर मंगाया 1 लाख गुड्स का, ठीक है। अभी वो सामने वाले पार्टी को हम लोगों ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने का डेट समझो फर्स्ट डेट है, एक कोई भी एज्यूम कर लेते हैं 1 जन को हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, क्या प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया। अभी ऑर्डर तो गया, तो जो भी सामने वाला सप्लायर है उसने ये ऑर्डर लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया एंड गुड्स को पैकिंग किया सेंड करने के लिए, एज्यूम कर लेते हैं 15 जन को, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, पैकिंग किया गुड्स को सेंड करने के लिए, फिर उसने ये गुड्स सेंड किए 16 जन को, दैट इज गुड्स आर व्हाट, गुड्स क्या और किया जा रहा है, सेंड बाय सप्लायर, सप्लायर ने सेंड किया हमारे यहाँ पे प्लेस में आने तक, मतलब हमारा जो भी बिजनेस का जगह है वहां पे आने तक और 2 दिन चले गए, समझ लो 18 जन में हमारे गोडाउन में गुड्स आया, मतलब ये गुड्स डिलीवर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट डे को या तो 18 जन को ही हम लोगों को एक बिल मिला, उसको बोलते हैं डेट ऑफ इनवॉइस, क्या बोला जाता है उसको, डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस हो गया। फिर उसके बाद 20 को हम लोगों ने पेमेंट किया, 20 जन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे अलग अलग डेट्स है। अभी इनमें से कौन से डेट को एज्यूम करेंगे कि जिस दिन आपका सप्लाई हुआ और उस दिन गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे, जीएसटी, क्लियर हो रहा है, एंड दैट डेट इज नोन एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ऐसा इनमें से, इन सारे इवेंट्स में से एक ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए ये सारे अलग अलग इवेंट्स हुए, पहले गुड्स ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद समझो हम लोग किसी बीच में के डेट को एडवांस दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। फिर सामने वाला सप्लायर पैकिंग करेगा, पैकिंग करके गुड्स डिलीवर करेगा, मतलब लोड होगा, लोड होके ट्रैवलिंग जगह पे आके, हमारे ट्रैवलिंग में जाके 2 दिन गया और हमारे यहाँ पे डिलीवर कितने डेट को हुआ, बोलो, डिलीवर कौन सा डेट को हुआ, 18 जन को हुआ। फिर डिलीवरी के बाद इनवॉइस बना उसी दिन, इनवॉइस के बाद 2 दिन के बाद पेमेंट हुआ। तो जब भी हम लोग सोचते हैं कि कोई भी एक डील है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, तो उसको ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए इतने सारे अलग अलग सिचुएशंस है। तो इनमें से कौन सा डेट कंसिडर करेंगे कि उस डेट को हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, दैट डेट इज नोन एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर हो रहा है। तो सप्लाई का इनमें से कौन सा डेट कंसिडर किया जाएगा, इन शॉर्ट दैट इज नोन एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, ये हम लोग अभी सीखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो, ओके। अब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए अलग अलग रूल्स है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, रूल्स का फोटो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज में रूल्स एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वाला सिचुएशन है मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या कर रहे हैं हम लोग, बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे हो रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब पता है आपको, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे डिलीवर्ड हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, बराबर है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में रूल क्या कहता है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ, ध्यान दो, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्या बताया मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज व्हाट, अर्लियर, ये हमारा होना चाहिए टाइम ऑफ व्हाट, सप्लाई, बराबर ना। ये रूल्स आपको याद रखने ही है, एक मिनट, हाँ, पहला हम लोग देख रहे हैं व्हाट, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये पहला कैटेगरी है। मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या रूल है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब इन दोनों में से जो अर्लियर है ना वो टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। बट इनवॉइस इज व्हाट, वो देख लेते हैं इनवॉइस कैसे आता है। डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है कि ऑन द डेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स और बिफोर द डेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स, ठीक है ना, ऑन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, इसका मीनिंग समझ लो। दिस इज अबाउट इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल। जिस दिन आपने बिल बनाया वो डेट को बोलते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। अभी बिल कब बन सकता है, डिलीवरी के टाइम पे बिल बन सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल देखो ना, डिलीवरी होता है तब बिल बना, ये भी हो सकता है। या तो क्या है, बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, या तो गुड्स डिलीवर होने से पहले भी तो बिल बन सकता है। तो इनमें से अर्लियर इज अ डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से अर्लियर इज अ डेट ऑफ व्हाट, इनवॉइस, बराबर है। समझ लो डिलीवरी का टाइम आया बट अभी तक बिल नहीं बनाया, तो डिलीवरी के डेट को ही डेट ऑफ इनवॉइस एज्यूम करें, समझा। या तो आपने एक्चुअल इनवॉइस प्रिपेयर किया, इनवॉइस मतलब बिल बनाया, वो डेट, तो जिस दिन आपने बिल बनाया वो डेट, या तो अगर बिल बनाया ही नहीं है समझ लो, तो जिस दिन गुड डिलीवर हो रहा है दैट डेट इज नोन एज अ डेट ऑफ इनवॉइस। तो दोनों में से अर्लियर इज अ व्हाट, डेट ऑफ इनवॉइस। ये पॉइंट समझ में आया क्या, पहले वो बताओ।
डिलीवर का मतलब गुड्स डिस्पैच हो रहा है, मूवमेंट के लिए गुड्स जा रहा है, बाहर जाएगा। तो नॉर्मली समझो हम लोग सप्लायर है, तो हम लोगों ने अगर डिलीवरी करने से पहले बिल बनाया तो वो डेट, और अगर नहीं बनाया ये बिल तो जिस दिन आपका गुड्स का डिलीवरी हो गया उसी डेट को डेट ऑफ इनवॉइस एज्यूम करेंगे। तो दोनों में से जो अर्लियर है वो दैट इज अ डेट ऑफ इनवॉइस, एंड फिर वंस यू गॉट अ डेट ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? ओके, बट देन अगेन देयर इज अ ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है पता है? डेट ऑफ पेमेंट इज व्हाट? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? आपने पेमेंट किया, ठीक है, डिलीवरी होने से, गुड्स को सप्लाई करने से पहले अगर आपको पैसा मिलता है तो दैट इज नोन एज एडवांस। सोचो यहाँ पे डिलीवरी हुआ ही नहीं और मैंने पहले उसको पैसे देके रखे, तो उसको क्या बोला जाता है? एडवांस। तो एडवांस के डेट को कंसिडर नहीं करते। मीन्स व्हाट? भले अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो वो एडवांस समझा जाएगा, एंड एडवांस के डेट को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर नहीं करते। तो इन शॉर्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स के सिचुएशन में जहाँ पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इन दैट सिचुएशन नॉर्मली डेट ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? ये तो रूल है, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से अर्लियर, बट अगर पेमेंट अर्लियर हुआ तो इग्नोर। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? डेट ऑफ इनवॉइस इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए? जिस दिन गुड्स डिलीवर हुआ वो, या तो अगर डिलीवरी से पहले आपने बिल बनाया तो इन दोनों में से अर्लियर। आपने डिलीवरी होने के बाद बिल बनाया तो वो डेट कंसिडर करना ही नहीं है। जिस दिन गुड्स डिलीवर हुआ उस दिन को डेट ऑफ इनवॉइस एज्यूम करना है। क्लियर हो रहा है? तो जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर किया वो डेट, या तो उसके पहले अगर आपने बिल बनाया रहेगा तो वो डेट। इन दोनों में से अर्लियर इज अ डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ इनवॉइस इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। बस इतना समझ में आया? अभी इसका एक सम कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 निकालो प्लीज। मिला क्वेश्चन नंबर 16? हाँ, अब मुझे क्वेश्चन बता सकते हो क्या क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में दिया हुआ प्लीज। Find the time of supply in the cases as per the provision of the CGST Act 2017. Okay, time of supply का जो भी rules and regulation है वो किसमें include है? CGST Act 2017 में include है। और मुझे बताओ place of supply का जो rules and regulation है वो कौन से act में? किसी को याद आ रहा है? हम लोग ने लिखा था IGST Act 2017 में था, राइट ना? मतलब जो भी अंडर सेक्शन 10(1)(a), 10(1)(b) जो भी है वो IGST Act के अंदर इंक्लूड है। और ये किसमें अंदर इंक्लूड है? CGST Act। CGST Act 2017 सीरियल नंबर, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बराबर है? इसका मतलब क्या हो गया? डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, इसका मतलब गुड्स का डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन आपको गुड्स अवेलेबल हो गया। चलो बोलो क्या क्या डेट्स है। पहला वाला क्या था कॉलम? डेट on which शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है बता? डेट ऑफ व्हाट? इनवॉइस, शॉर्ट में लिखा। फिर व्हाट? डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज अ पेमेंट, है ना? अब आपको क्या चाहिए बोलो? टाइम ऑफ सप्लाई चाहिए। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले एज इट इज कॉपी करना है। तो मैं 2 लाइन कॉपी करूँ, मुझे बताओ क्या क्या लाइन है। पहला वाला 7, 12, 20, ओके। देन डेट ऑफ इनवॉइस 30, 12, 2000, नेक्स्ट 21। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं क्या रूल है, क्या बताया था मैंने। ये है गुड्स आर मेड अवेलेबल, मतलब डिलीवरी का डेट, जिस दिन गुड्स एक्चुअली अवेलेबल हो गया आपको वो डेट, एंड डेट ऑफ इनवॉइस। पहले तो दोनों में से अर्लियर डेट ऑफ इनवॉइस होता है। ये क्या है ना? डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो गया वो डेट, और जिस दिन डिलीवर मतलब डिलीवरी होने के पहले का डेट। तो उन्होंने बिल इस दिन बनाया एक्चुअल में, और इस दिन आपको गुड्स अवेलेबल हो गए, तो इनमें से अर्लियर इज अ डेट ऑफ इनवॉइस। समझा? वर्डिंग क्लियर है? क्या बताया मैंने? गुड्स आर मेड अवेलेबल, ये सब छोड़ो, आपके पास 2 डेट है, इनमें से अर्लियर। सिचुएशन इज व्हाट? गुड्स आर मेड अवेलेबल मतलब आपको गुड्स मिल गए। तो कब मिलते हैं? डिलीवरी के बाद मिलते हैं ना। डिलीवरी होना मतलब घर पे गुड्स आना, इन शॉर्ट अपने गोडाउन में आना, उसको हम लोग डिलीवरी ऑफ द गुड्स बोल सकते हैं। तो जिस दिन गुड्स अवेलेबल है वो डेट, और जिस दिन सप्लायर ने बिल बनाया वो डेट, उनमें से अर्लियर इज अवर टाइम डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? बच्चों बोलो इनमें से अर्लियर कौन है? 7, 12 है, हाँ या ना? तो अभी इनमें से अर्लियर तो हो गया, अभी उसके बाद मतलब डेट ऑफ इनवॉइस मिल गया। अब क्या बोला है? डेट ऑफ पेमेंट। तो अगेन इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से अर्लियर, तो 7, 12 एंड 21 कौन सा पहले है? 7, 12। तो 7, 12 इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। इजी है कंसेप्ट, समझा तो बहुत इजी। क्लियर है? आगे का कैच सिचुएशन क्या है बोलो? चलो ओरली करेंगे हम लोग, कर सकते हैं ना? देखो 5, 12 है, 24, 2 है, 23, 1 है। 5, 12 बोलो, 24 व्हाट? 2 ना? देन लिखा हुआ सही है क्या? चेक करो, ईयर राइट लिखा है मैंने। ओके, अब सोचो, यहाँ ध्यान दो क्या रूल है। इन दोनों में से अर्लियर इज द डेट ऑफ इनवॉइस सबसे पहले।
गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवॉइस, इनमें से अर्लियर कौन सा अर्लियर है? 5/12, ये 23 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो 23 है लिखा, ठीक है। चलो वो बोलो कौन सा पहले है, कौन सा पहले है? 5/12 है, 24/2/2023 है, एंड व्हाट 23/1/2025 है। ऑब्वियसली कौन सा पहले है बोलो दोनों में से? 5/12/23 हुआ एंड 24/2/23 हुआ। सोच के बोलना कौन सा पहले है। ये पहले, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर देन दिसंबर आता है, तो ये अर्लियर है। तो इनमें से अर्लियर मतलब कौन सा पहले? ये है, तो ये और पेमेंट अगेन दोनों में से अर्लियर। सही है, समझा? राइट, ओके। तो अभी याद रखोगे मूवमेंट ऑफ गुड्स में जिस दिन गुड्स अवेलेबल होता है वो डेट एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर, वो अर्लियर वाला डेट एंड डेट ऑफ पेमेंट उनमें से अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन बोलो, नेक्स्ट डेट इज व्हाट? व्हाट नेक्स्ट? 26/11, हाँ चलो इनमें से पहले अर्लियर 16/11, 16/11 5/11 में से अर्लियर, बट रूल इज व्हाट? अगर डेट ऑफ पेमेंट पहले अर्लियर है तो वो डेट कंसिडर नहीं करना। इन शॉर्ट व्हाट? इन दोनों में से अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, समझा? डेट क्या बोला था? डेट ऑफ डिलीवरी गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवॉइस, इनमें से अर्लियर इज द डेट ऑफ सप्लाई, खत्म। पेमेंट अगर अर्लियर होता है तभी भी वो कंसिडर नहीं होता क्योंकि एडवांस पेमेंट हो गया, और एडवांस पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। एडवांस पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं भरने वाले आप लोग, इसके लिए इनमें से अर्लियर कौन सा? इनमें से अर्लियर इन शॉर्ट दोघांमध्येच कंपेयर करायचं, मतलब ये मैंने प्रॉपर रूल बताया, बट एक्चुअल में आंसर में क्या आने वाला है? इन दोनों में से अर्ली टाइम ऑफ सप्लाई, आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो। समझा क्या बताया मैंने? तो क्या क्या बोला? अभी क्लियर है? आगे आएंगे ऐसे सिचुएशन कि जहाँ पे आपको पहले इन दोनों में से अर्लियर बाद में ये करना है, ये आगे आगे सिचुएशन आएंगे, बट फिलहाल के लिए कंसेप्ट क्लियर है। रूल क्या कहता है समझ में आया? तो आपको क्या याद रखना है? जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो गया मतलब जिस दिन गुड्स का डिलीवरी है वो डेट एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। डन, ओके। चलो नेक्स्ट वाला बोलो, अभी ओरली कर सकते हो क्या? कौन सा है बोलो? डेट 22 एंड 22, 28th 2 एंड 22nd 2 मतलब फेब्रुआरी, 28th February एंड 22nd February, 22 February इज द टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ या ना? उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? 25/1 एंड 26/1 दोनों में से 25/1 is the time of supply. 7/3 and 22, 23/2 मतलब 22, 23/2 मतलब 23rd February is the time of supply. Easy है, समझा कि नहीं समझा? Okay. Now come to the next question. Find the time of supply in the following cases as per the provision of the CGST Act. ओके क्या दिया है देखो, डेट ऑफ इनवॉइस है, लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस है, पेमेंट इन सप्लायर बुक है एंड क्रेडिट इन बैंक अकाउंट है। क्या अवेलेबल है हमारे पास? पेमेंट का डेट भी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, डेट ऑफ इनवॉइस है। पहले जब भी कोई भी सोल्यूशन करेंगे ना जो दिया है उसको पहले कॉपी करके और फिर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई का कॉलम। जरा देखो सोल्यूशन में प्लीज, डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, पेमेंट इन द सप्लायर बुक है एंड क्रेडिट इन द बैंक ऑफ अकाउंट है। पेमेंट इन द सप्लायर बुक का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने हाँ पेमेंट किया, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ मतलब जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ पैसा आया, उसको हम लोग ये बोलते हैं। अभी देखो कैसे करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ पेमेंट। अभी इनमें से ए एंड बी में से अर्लियर, ऑब्वियसली पेमेंट को कंसीडर करोगे क्या? नहीं करोगे क्योंकि पेमेंट कंसीडर होता ही नहीं है। तो इन शॉर्ट व्हाट, पहले दो डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब डिलीवरी का डेट, उसको बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से अर्लियर। तो चलो देखो 11/5, 11 में एंड 12th में, 11th में हाँ या ना? 27 and 15/7, 15/7 is the time of supply earlier, 26/8 and 28/8, 26/8 is the time of supply, then 26/9, 28/9, 26/9 is the time of supply, yes or no? 28/10 and 24/10, 24/10 is the time of supply, 26 20th/6 and 22/6, 20th/6 is the time of supply. Done, समझा कि नहीं समझा? Yes,
मतलब अभी आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रखना है, गुड्स आर मेड अवेलेबल वर्डिंग आया तो जिस दिन हमारा इनवॉइस बना एंड गुड्स अवेलेबल है उसमें से क्या हो जाएगा, अर्लियर डे, नॉट छोटा, अर्लियर डे, सही है ना। पेमेंट को इग्नोर करो। सेम नीचे भी दिया था, क्या बोला, डेट ऑफ इनवॉइस अवेलेबल है एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, मतलब इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट भी होता है, वो डेट ना एक्चुअली है डिलीवरी वाला डेट। जिस दिन गुड्स डिलीवर हो गया उस दिन को बोलते हैं, या तो जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट डेट बोला जाता है। तो इन दोनों में से अर्लियर, तो पैसा कब दिया, पैसा कब बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उसका कुछ कंसर्न ही नहीं है, पेमेंट को छोड़ दो क्योंकि पेमेंट यहाँ पे कंसिडर नहीं होता। क्लियर है, तो इनमें से अर्लियर, तो ए एंड बी में से अर्लियर। आई होप नो डाउट इन दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80, सप्लाई ऑफ इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, अभी आया है मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या है, देखो, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, क्या बताया मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डेट ऑफ व्हाट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन देके रखा है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो चेक करो। डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ रिमूवल है एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, हाँ या ना। तो जिस दिन गुड्स डिलीवर हुआ और इनवॉइस का डेट, इनमें से अर्लियर, डेट ऑफ रिमूवल भी तो अवेलेबल है ना, हाँ, डेट ऑफ रिमूवल का मतलब गुड्स डिलीवरी के लिए चला गया, जिस दिन गुड्स डिलीवरी के लिए निकला हमारे गोडाउन से, हमारे शॉप में से, उस डेट को ये डेट बोला जाता है। तो ये डेट और ये डेट दोनों में से अर्लियर इज व्हाट, डेट ऑफ इनवॉइस एंड दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। यस, डेट ऑफ इनवॉइस मतलब मेन डेट जो आपको चाहिए, एक्चुअली जिस दिन बिल बना और जिस दिन हमारे गोडाउन से गुड्स निकला, रिमूव हो गया, यहाँ से मूवमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ से जा रहा है गुड्स, तो उनमें से अर्लियर। समझ में आया, क्लियर है। तो चलो देखते हैं, बाकी का यूज नहीं होगा क्योंकि पेमेंट कंसिडर नहीं होता है। जहाँ पे जब जिस डेट को गुड्स सप्लायर के मतलब रिसिपेंट के गोडाउन में पहुंचा वो डेट भी कंसिडर नहीं होता है। हम लोगों को कंसिडर करने का ओनली 2 डेज, फर्स्ट वन इज अबाउट डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिन्यूअल। क्लियर हो गया। इसके पहले के सिचुएशन में क्या था, गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवॉइस, उनमें से अर्लियर था, या तो ऐसे भी हो सकता है लास्ट डेट ऑफ द इनवॉइस इशू, वो डेट एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर। पेमेंट कंसिडर कर रहे हो क्या, नहीं। ओके, नाउ 26, 12 and 12, 18, 12 बोलो। 18, 12 is the time of supply, right? 16, 3 and 14, 3. What? 14, 3 is the time of supply. 6, 2 and 10, 2. 6, 2 is the time of supply. 25, 5 and 23, 5. Obviously, 23, 5 is the time of supply. हाँ या ना? Okay. And then again, fourth वाले में categories है क्या? नहीं. ठीक है. उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्टली लास्ट में 16 and 19 दोनों में से 16, 8 is the time of supply. नहीं, जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली टाइम ऑफ सप्लाई लिख सकते हो इस तरह से। समझ में आया, 7 मार्क के लिए सम आता है, 15 मार्क के लिए सम नहीं आता। क्लियर है, ओके, आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अभी क्या सिचुएशन है देखो। टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ द कंटिन्यूअस सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई का पहले मीनिंग देखो क्या होता है। तुम लोग के घर में नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आप वर्डिंग से आइडेंटिफाई करेंगे। अभी 2 कैटेगरी क्लियर हो गया। जहां पे गुड्स मेड अवेलेबल है ना, मतलब आपको गुड्स अवेलेबल हो गए, उसको समझो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट। डेट ऑफ रिमूवल देकर रखा है, जिस दिन गुड्स निकला मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो 2 कैटेगरी हम लोगों ने कौन कौन सा देखा, देखो, जहां पे आपको डेट ऑफ इनवॉइस दिया एंड गुड्स मेड अवेलेबल है, तो दोनों में से अर्लियर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, डेट ऑफ रिमूवल है एंड डेट ऑफ इनवॉइस है, मतलब गुड्स रिमूव हो चुका है, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वहां पे भी इन दोनों में से अर्लियर। या तो सम टाइम डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ऐसे दिया रहता है, उन दोनों में से अर्लियर। तो मूवमेंट एंड नो मूवमेंट में हम लोग डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर नहीं करते, द अमाउंट विच इज क्रेडिटेड इन द बैंक वो डेट भी कंसिडर नहीं करते। ये क्लियर हो गया। अब कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब क्या होता है, तुम लोगों के घर में गैस वाला पाइपलाइन वाला गैस है किसी के घर में, या तो इलेक्ट्रिसिटी, बराबर ना। अभी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना कि आपको कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे आप यूज करते हो, यूसेज जितना किया उसका बिल आपको मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपने यूसेज किया, उसका बिल बन के प्रिंट होने में बीच में का हफ्ता गया और आपको पहुंचता है वो 15 दिन के बाद। लास्ट मंथ का बिल वो मंथ खत्म होने के बाद भी 15 दिन के बाद पहुंच रहा है, तो जो 15 डेज है बीच में के, उसका आपका बिल चार्ज किया क्या अभी तक नहीं, वो तो अगले मंथ में चार्ज हो जाएगा। बट देन ओनली आपको बिल मिला, आप बिल का पेमेंट कर रहे हो टाइम पे, उसके बाद अगेन आपको बिल आएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है।
ये नहीं देखा जा रहा है कि कितना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मोबाइल परचेस किया तो मुझे मोबाइल का डिलीवरी होगा और ऑन द स्पॉट मैंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई है क्या? नहीं ना, एक बार डिलीवरी हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। तो ऐसे इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। मतलब कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कौन से रेट को हम लोग पेमेंट करेंगे, मतलब टैक्स का पेमेंट करेंगे, वो कंसिडर करना है। तो देखो उसको एज्यूम कैसे करेंगे, या तो उसको समझेंगे कैसे, जिस क्वेश्चन में डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है, समझ जाना वो कंटिन्यूअस सप्लाई वाला सम, समझा? डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो कौन सा सम हो जाएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई का सम हो जाएगा। इनमें क्या रूल है सुनो, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस मतलब बिल कब का बना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका डेट है 15 से लेके इस मंथ के 15 से लेके नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक, तो 15 तारीख तक तो बिल बना, जैसे कि 15 जान से लेके 15 फेब, तो 15 फेब इज डेट ऑफ इनवॉइस, ये क्लियर है। उसके बाद डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद ये बिल इश्यू होता है और उसका एक डेट आता है इश्यू होने का, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एंड फिर ये पब्लिक के पास पहुंचा, पब्लिक ने पैसे दिए, उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, राइट। और कंटिन्यूस सप्लाई तो हो रहा है, तो अगर ऐसा डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर आया तो समझ जाओ दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई। एंड इन दिस सिचुएशन डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में से अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। डायरेक्टली क्या बताया मैंने, इन तीनों में से अर्लियर when there is a continuous supply। and continuous supply कैसे समझेगा, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वर्डिंग होगा तो समझ जाओ कंटिन्यूस सप्लाई है। यहाँ पे है क्या, डेट ऑफ रिमूवल, गुड्स आर मेड अवेलेबल नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस सप्लाई का सप्लाई। तीनों में से अर्लियर, तीनों को एक साथ देखो, तीनों में से जो अर्लियर है वो आएगा। चलो चेक करते हैं, 15-11, 6-11, 10-11, व्हाट, 6-11, that is a time of supply। then 4-10, 4-10, 6-10, obviously 4-10 is a time of supply। then 16-12, 20-12, 28-12, what, 16-12 is a time of supply। 26-10, 25-1, 25-1, obviously 26-10, ईयर भी तो देखो ना, 24 है, 24 है, 25 है बाद में, बराबर है, that is what, 26-10 is the time of supply। 15-12, 11-12, 12-1, 11-12, yes or no, is a time of supply। फिर 16-12, 6-12, 10-12, बोलो, 6-12 is a time of supply। हो गया, कैटेगरीज क्लियर हो गया। कितना कैटेगरीज देखा अभी तक, 3, मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हाट, कंटिन्यूअस सप्लाई। मूवमेंट ऑफ गुड्स में वर्डिंग होता है डेट ऑफ रिमूवल, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में वर्डिंग क्या होता है, गुड्स आर मेड अवेलेबल, बराबर है। एंड कंटिन्यूअस सप्लाई में वर्डिंग क्या होता है, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिवाइज भी कर लिया। आगे का सिचुएशन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस। तो अभी हमारे पास 3 सिचुएशंस आए, कौन कौन से, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द अप्रूवल बेसिस। पहले इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रूवल बेसिस। आपने गुड्स सप्लाई किया सामने वाले पार्टी को और उसको एक टाइम पीरियड दे दिया, राइट चिन्मय, कि इस गुड्स को लो, यूज करो, अच्छा लगता है तो रखो, नहीं तो रिटर्न भेज दो। इसको बोलते हैं गुड्स आर सेल ऑन द अप्रूवल बेसिस। और इसका एक पीरियड समझ लो नॉर्मली 6 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का पीरियड होता है, 6 मंथ। मतलब ये आर द सप्लायर, हम लोग सप्लाई करें हमारे कस्टमर को गुड्स दिया, बोला इसको यूज करो, अच्छा लगता है तो रखो, अप्रूव करो, नहीं लगता तो रिटर्न भेज देना। और इसका बीच में का पीरियड कितना रखा है, 6 मंथ्स का पीरियड रखा है, तो 6 मंथ तक वो रिटर्न भेज सकता है, उसके बाद वो रिटर्न सेंड नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं गुड्स आर सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। माने तो ठीक, नहीं माने तो गुड्स रिटर्न ले लेंगे, बराबर है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो डेट ऑफ रिमूवल है, डेट ऑफ इनवॉइस है, ये तो नॉर्मल है। बट एक्सेप्टेंस बाय रिसिपिएंट, क्या बोला मैंने, एक्सेप्टेंस बाय व्हाट, रिसिपिएंट। इसका मतलब यहाँ पे वो डेट अवेलेबल है जहाँ पे रिसिपिएंट एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या, उसने एक्सेप्ट किया कि ये गुड्स मुझे चाहिए, तो ये वर्डिंग आएगा तो समझ जाना कि गुड्स आर सेंड ऑन द अप्रूवल बेसिस, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस का डेट देके रखा है, येस और नो। एंड देन व्हाट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, क्या बोला उन्होंने, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जरा बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, अभी यहाँ पे बहुत सारे डेट्स है, तो आपको इनमें से कौन सा अर्लियर लेना है उसका रूल लिख लीजिए। रूल है हमारे पास, क्या था, गुड्स आर सेंड ऑन विच बेसिस, अप्रूवल बेसिस। उसमें है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ 6 month आफ्टर द डेट ऑफ रिमूवल। इनमें से अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस का मीनिंग जिस दिन बिल बना,
डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन पैसा दिया, डेट ऑफ पेमेंट। एंड क्या बोला है, डेट ऑफ, ऐसा डेट निकालना है जो कि गुड्स आर रिमूवल, मतलब क्या गुड्स रिमूव हो गए हमारे गोडाउन से, उसके बाद के 6 मंथ्स का डेट चाहिए। कितने मंथ्स का डेट चाहिए, 6 मंथ। आज गुड्स रिमूव हुआ तो हम लोगों को वो डेट चाहिए कि आफ्टर 6 मंथ्स क्या डेट आएगा, वो डेट। इन तीनों में से अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। समझा, मतलब यहाँ पे आपको 6 मंथ बाद में का डेट निकालना होगा। चलो क्वेश्चन बोलो, क्या क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है, जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस लिख देते हैं। सबसे पहले क्या अवेलेबल है बोलो, डेट ऑफ रिमूवल, हाँ या ना, यस और नो। इसका ही हम लोगों को क्या करना है, आफ्टर 6 मंथ्स वाला डेट निकालना है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 6 मंथ डेट फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, यस और नो। कौन सा डेट चाहिए, 6 मंथ्स का डेट चाहिए, कहाँ से, डेट ऑफ रिमूवल के बाद का 6 मंथ्स का डेट, इसलिए ये लिखा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, और डेट ऑफ व्हाट, इनवॉइस, और क्या दिया है बोलो, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय रिसिपिएंट, इसका तो कुछ यूज है नहीं। एंड कौन सा डेट है, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट। एंड फिर आप लोग क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ तक क्लियर है, नाउ लिसन अप। ये 6 मंथ वाला डेट क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट एंड 6 मंथ डेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल के बाद के 6 महीने के बाद का डेट, आफ्टर रिमूवल 6 मंथ्स डेट, 6 मंथ्स के बाद का डेट, वो डेट। इन तीनों में से अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया। चलो पहला सिचुएशन ले लो, क्या है, 12 12 24, वही है ना, 12 12 24, राइट। अच्छा 23 है क्या, फिर बोलो रिमूवल का रेट क्या है, ये छोड़ो बाजू में, इनवॉइस का रेट क्या है, रेट ऑफ इनवॉइस 16 7 24, देन एक्सेप्टेंस बाय रिसिपिएंट 35, अच्छा सॉरी 35, एंड डेट ऑफ इन पेमेंट लिखा हुआ सही है। देखो ये दो डेट हमारे पास है, ये निकालना होगा, कैसे निकालोगे, यही कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान देना। हम लोगों को किसके बाद चाहिए, 12 12 के बाद चाहिए, कितने दिन का डेट चाहिए, 60 डेज, 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ, बराबर है। तो 6 मंथ मतलब ये कौन सा मंथ है बोलो, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, फिर क्या आएगा, मई एंड जून, आया जून। 6 मंथ मतलब डिसाइड होगा कि मंथ कौन सा है, जून मंथ है। यहाँ पे क्या डेट है, 12, उसका नेक्स्ट डे दैट इज व्हाट, 13 जून 24। समझा कि नहीं समझा, बराबर है। अब ये डेट तो मिल गया, तो सिंपल में आपको क्या कैलकुलेट करना जरूरी है, क्या डायरेक्टली क्या करोगे, ये मंथ लोगे, इस मंथ के बाद के 6 मंथ, और जो डेट यहाँ पे उसके आगे का एक दिन, बस हो गया 6 मंथ्स के बाद का डेट। तो अभी ये डेट, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में से अर्लियर देखो कौन है, 13/6, तो दिस इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। इजी है, बोलो। अच्छा काय 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 6 मंथ, ये समझा, हे कळलं ना, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उस दिन के, उसके बाद के 6 महीने के बाद का डेट, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये देखो ना मार्क करके रखा है ऊपर, इन तीनों में से अर्लियर। देखो यहाँ रूल भी लिखा है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट फ्रॉम 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ रिमूवल। समझा, इजी है, ओके। अब चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या डेट है बोलो, 15 12, अभी एकदम सिंपल है। इसके नेक्स्ट मंथ मतलब 12 के बाद के 6 महीना मतलब क्या होता है, जून, दैट इज द 6, यहाँ पे होगा 24 और यहाँ पे कितना होगा 60। क्लियर है, व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस बोलो, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस वाला डेट, हाँ नेक्स्ट वन डेट ऑफ पेमेंट, ओके। अब क्या रूल है देखो, ये 6 मंथ्स वाला डेट, डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट तीनों में से अर्लियर, 16/6, 13/3 एंड 22/2, 22/2, बोलो। समझा, राइट। आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। देखो हम लोगों ने अभी तक 4 कैटेगरी एक्सप्लेन किया। पहला कौन सा था, मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन कंटिन्यूअस सप्लाई एंड एब्सोल्यूट बेसिस सप्लाई। 4 कैटेगरी समझा, याद कैसे रखोगे, रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब गुड्स रिमूव हो रहा है, मतलब क्या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ द गुड्स। वहां पे होता है डेट ऑफ रिमूवल, तो डेट ऑफ रिमूवल एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर, पहला पॉइंट समझा।
नेक्स्ट होता है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड गुड्स आर मेड अवेलेबल उनमें से अर्लियर, समझा। सम टाइम लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज गिवन, तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर हो गया, ये 3 कैटेगरी। उसके बाद क्या क्या था, कंटिन्यूअस सप्लाई, जहाँ पे आता है डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट का डेट, स्टेटमेंट का डेट, इनवॉइस का डेट, तीनों में से अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, सही है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ऑफ अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस में क्या करना है, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उसके बाद के 6 महीने के बाद का डेट चाहिए, वो निकालो, फिर वो डेट, पेमेंट का डेट एंड व्हाट इनवॉइस का डेट, जिस दिन बिल बना, इनमें से अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, याद रहेगा, समझ में आ रहा है, गुड। नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, आरसीएम। अभी आरसीएम कैटेगरी है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वर्डिंग होगा वहां पे, क्या डेट है देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अंडर द आरसीएम, दिखा आरसीएम। अच्छा ये क्या है, गुड्स है कि सर्विसेज है, अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, गुड्स है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी होगा, तो अभी हम लोग गुड्स कर रहे हैं और गुड्स का ये लास्ट कैटेगरी है, क्लियर है। ओके क्या है देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द आरसीएम में डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस अंडर आरसीएम, वहां पे हमारे पास अवेलेबल है डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, आफ्टर दैट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब क्या, जिस दिन गुड्स मिला वो डेट, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और जिस दिन आपने पेमेंट किया वो डेट, बराबर है। और अभी बस क्या करना है वो देखते हैं, इसका रूल पहले लिख देती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आरसीएम वाले के लिए रूल क्या है, आरसीएम मतलब परचेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर है, जो सेल करता है ना, वो नॉर्मली टैक्स पे करता है, बट आरसीएम कैटेगरी में जो परचेसर है, जो रिसिपिएंट है, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, इसलिए उसको आरसीएम बोला जाता है। तो इसका रूल ये है, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट, क्या बताया मैंने, क्या क्या डेट्स अवेलेबल है, डेट ऑफ पेमेंट आएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ 30 days आफ्टर डेट ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से ऑब्वियसली व्हाट, पहले मीनिंग समझ लो, क्या दिया हुआ पहला डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स मिला वो डेट, गुड्स मिला, हाँ डिलीवर हो गया, रिमूवल का डेट अलग होता है, गुड्स मिलने का डेट अलग होता है, रिमूवल हुआ मतलब सप्लायर के फैक्ट्री से चला गया, 2 दिन के बाद हम लोगों को मिला रिसिपिएंट को, तो जिस दिन गुड्स मिला वो डेट। देन क्या आता है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझते हो, जिस दिन आप पेमेंट करें वो वाला डेट कंसिडर होगा। देन डेट ऑफ 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस, मींस व्हाट, डेट ऑफ इनवॉइस के बाद के 30 दिन के बाद का डेट चाहिए आपको, कितने दिन के बाद का डेट चाहिए, 30 दिन के बाद का डेट चाहिए, बराबर है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये रफ करूं, चलो नेक्स्ट कैटेगरी एक सम देख लेते तो पता चलेगा। चलो बोलो क्या है क्वेश्चन, बताओगे, पहले क्या देके रखा है, डेट ऑफ इनवॉइस, बोलो, राइट लिखा है मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस के बाद डेट ऑफ 16, फिर ओके, डेट ऑफ इनवॉइस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज आल्सो गिवन एंड डेट ऑफ पेमेंट इज आल्सो गिवन, राइट है। चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला डेट बोलो 20, 12, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, लिखा हुआ सही है, बोलो फटाफट। अब हम लोगों को क्या चाहिए, देखो बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, रूल इज व्हाट, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दोनों है ना। अभी और एक डेट निकालना है, इनवॉइस के बाद के 30 दिन के बाद का डेट निकालना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेट 30 days आफ्टर डेट ऑफ इनवॉइस, और इन तीनों में से अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, यस और नो, इन तीनों में से अर्लियर इज अ टाइम ऑफ व्हाट, सप्लाई। बट अभी इन तीनों में से अर्लियर के लिए पहले ये डेट चाहिए, और ये कैसे मिलता है, इनवॉइस के बाद 30 दिन के बाद का डेट, इनवॉइस के बाद 30 दिन के बाद का डेट। चलो देखो यहाँ ध्यान दो प्लीज, इनवॉइस का डेट क्या था, पहला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल
12 था, मतलब दिसंबर था। 30 दिन चाहिए, तो डायरेक्टली आप एक मंथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी एक मंथ में 30 डेज होते हैं, कभी कभी 31 डेज होते हैं। तो 30 डेज चाहिए तो क्या लिखेंगे, पहले 30 डेज लिखोगे, हाँ या ना। अभी ये कौन सा मंथ है, दिसंबर। दिसंबर मंथ में यहाँ कौन सा डेट दिख रहा है आपको, 20, मतलब क्या 20 डेज हो चुके हैं। तो करो जरा, दिसंबर में से कितना दिन माइनस करोगे, दिसंबर मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। टोटल डेज कितने होते हैं, 31। 31 में से 20 गया, कितना मिला, तो ओके। तो अब भी दिसंबर में कितने डेज है, ये दिसंबर के डेज लिखे, डेज मत लिखो, ओनली दिसंबर लिखो, बस हो गया दिसंबर मंथ। ओके, 30 में से 11 गया, कितना मिलता है, करो माइनस, 19, हाँ या ना, 19 मिला। ओके, दिसंबर मंथ खत्म हो चुका है, तो दिसंबर के बाद का कौन सा मंथ आता है, जैन। तो जैन के 19 डेज, जैन में 19 डेज आता है ना, उससे ज्यादा हो गया, मतलब 30 से ज्यादा हो गया, तो जैन भी माइनस हो चुका। और यहाँ पे सिर्फ 30 डेज है, तो दिसंबर के 11 डेज गए और जैन के कितने डेज ले लिया, 19। तो डेट इज व्हाट, 19 जैन, सही है, समझा कि नहीं समझा। और ये 24 आएगा, राइट है। ओके, अब ध्यान दो, इन तीनों में से अर्लियर बोलो, ऑब्वियसली 16, 11, राइट। तो 16, 11, 23। चलो और एक एग्जांपल बताओ, क्या क्या आगे का बोलो, 14 to 25, 24, अच्छा ये 24 है। ओके, नेक्स्ट, 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 ये तो आपको निकालना है। पहले हम लोग लिखेंगे 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 30 डेज में डेट कौन सा इनवॉइस का बोलो, 14 टू, टू का मतलब कौन सा मंथ होता है, फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का कौन सा ईयर है, 24। पहले मुझे ये चाहिए कि फेब्रुअरी में मंथ या डेज कितने, बोलो फिर मैं 2024 को डिवाइड करो, सुनो 2024 को डिवाइड करो 4 से, प्लीज करो 4 से डिवाइड, 506 आया, राउंड अप आया, यस और नो। ओके, अभी देखो फेब्रुअरी में तो 28 डेज होते हैं, तो 29 होते हैं, मतलब वो लीप ईयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कैसे निकालोगे उस ईयर को, कौन सा ईयर लिया था डेट हम लोग ने, 2024। 2024 को 4 से डिवाइड करके देखो, अगर हमारा आंसर राउंड अप आया, मतलब पॉइंट में नहीं आ रहा है, होल अमाउंट आया, तो वो लीप ईयर है, तो वो लीप ईयर है। ओके, 4 4 साल के बाद आता है, इसलिए डिवाइड बाय 4 किया, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, नहीं, बराबर 2024 डिवाइडेड बाय किया क्या, जो भी आया पॉइंट में नहीं आया, पॉइंट में नहीं आया मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 29। 29 में से कितने दिन चले गए, 14। करो, फेब्रुअरी मंथ में 29 माइनस व्हाट, 14, कितना मिलता है, 15। अभी और कितना बचा, 15। फेब्रुअरी के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च। तो ये कौन सा डेट आया, 15 मार्च 2024। नहीं सही है, उन्होंने लीप ईयर कंसिडर नहीं किया है, समझा आपको। अभी देखो इन तीनों में से क्या करना है, अर्लियर कौन है, जरूरत नहीं है, आप ये कैलकुलेशन दिखा दो, खत्म, ऐसे कैलकुलेशन दिखाओगे आप नीचे, हाँ करने का। और वैसे भी ये ओरली नहीं हो सकता, आपको कैलकुलेशन करना ही चाहिए, समझा। ओके, इन तीनों में से अर्लियर बोलो प्लीज, 14 टू 24, समझ में आया। और एक एग्जांपल चलो बोलो, क्या दिया है बोलो, हाँ 24 8 व्हाट, नेक्स्ट 15 टू, चलो सबसे पहले हम लोगों को डेट चाहिए, डेट ऑफ इनवॉइस, सही है ना। व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस बोलो, 24/8/24, नो प्रॉब्लम। 24/8 मतलब कौन सा मंथ होता है, 30 डेज चाहिए, उसमें से हम लोग ले रहे हैं अगस्त। अगस्त में कितने मंथ डेज होते हैं, 31 होते हैं। सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं, बचे हुए 31। तो अगस्त में 31 डेज है, तो 31 में से कितने माइनस हो गए, 24, बचे कितने, 6। 30 माइनस 6 हाउ मच, हाँ सॉरी सॉरी 7, 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। ये कौन सा मंथ था, अगस्त। अब कौन सा आया, सितंबर, दैट इज 23 9 24। अभी इन तीनों में से अर्लियर बोलो, अच्छा अभी आगे का आप खुद कर सकते हो क्या, कैसे निकालना है समझा। पहले आपको डेट लिखना है, 30 डेज लिखना है, जितना आगे डेट है उसके 30 डेज, और उसमें से ये डेज माइनस करते जाओ, आपको मंथ मिल जाएगा, राइट है। हाँ, मग ह्यात तिघांमधला अर्लियर, समझ में आया, येस और नो।
Any doubt in this? Good. So this is a situation of what? Time of supply in the case of supply of goods. बराबर ना, ये सिचुएशन था जहां पे हम लोग गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, राइट? एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसमें क्या क्या सिचुएशंस थे। पहला सिचुएशन था मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स रिमूव हो रहा है तो जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर। इसमें ये भी होता है, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस है एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है, ये वर्डिंग दिया हो सकता है, तो दोनों में से अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब ही गुड्स आर रिमूव है, जिस दिन रिमूव हो रहा है वही आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है, तो दोनों में से अर्लियर, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इन दोनों में से अर्लियर हो गया। दैट इज अ रिमूवल ऑफ गुड्स का कैटेगरी। गुड्स आर मेड अवेलेबल, वर्डिंग आया मतलब नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो गया वो एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से अर्लियर। पेमेंट को भूल जाओ, पेमेंट आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है, ये हो गया सेकंड कैटेगरी। थर्ड आता है कंटिन्यूअस सप्लाई। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कंटिन्यूअस सप्लाई का समय? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वर्डिंग होता है, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ऐसे सिचुएशन में डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट तीनों में से अर्ली है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप लोग पेमेंट करो इलेक्ट्रिसिटी बिल का और हम लोगों का अमाउंट है ओनली 829, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 900। मैंने तो ऐसा हो गया बहुत बार। या तो कभी कभी एक ही बिल के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन कर दे तो डबल पेमेंट हो जाता है, तो डबल पेमेंट हो गया तो नेक्स्ट में एडजस्ट होता है ना एडवांस में, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट भी कंसिडर होता है व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई। तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तीनों में से अर्ली है, सिंपल में। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, मतलब जब हम लोग गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। अब हम लोग अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? इसमें देखो हमारे लिए 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कैटेगरी में, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ सर्विस को मैं यहाँ लिख दूँ। डेट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया उसको बोला जाता है डेट ऑफ सर्विस। जैसे कि आज मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, दैट इज द डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ इनवॉइस, इसका बिल मैंने बना के आपको दे दिया, आज मैंने आपको सर्विस दिया उसका ये बिल, फिर आप मुझे पेमेंट करेंगे, दैट इज नोन एज द डेट ऑफ पेमेंट। समझा तीनों भी मीनिंग? डेट ऑफ सर्विस मतलब जिस टाइम पे ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब सर्विस इज अकर्ड और इनकर्ड, सर्विस जनरेट हो रहा है, दैट सर्विस डेट इज नोन एज द डेट ऑफ सर्विस। सर्विस का बिल बनाया गया, दैट डेट ऑफ इनवॉइस, एंड एक्चुअल में पैसा मिला, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर हो रहा है? ओके, अब पहले सिचुएशन में क्या है देखो, बेसिक सिचुएशन है, डेट ऑफ इनवॉइस इफ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, सर्विस के बाद इनवॉइस 30 दिन के अंदर बन रहा है, 30 दिन के अंदर, तो इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से अर्ली है। क्या बोला मैंने? इनवॉइस, बोर्ड पे ध्यान दो, इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से व्हाट? अर्लियर। ये क्या है? विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज है, तो ये और ये दोनों में से क्या हो जाएगा? अर्लियर, पहला वाला सिचुएशन। समझ में आया? मतलब आपको चेक करना है सर्विस के बाद इनवॉइस कब है, राइट है? अगर सर्विस के बाद इनवॉइस 30 दिन के अंदर बना दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। इन दैट सिचुएशन डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से अर्ली है। फर्स्ट केस समझा? समझ लो ऐसे हुआ, ये डेट ऑफ इनवॉइस है, सॉरी ये डेट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस है एंड डेट ऑफ पेमेंट है। अगर ये डेट ऑफ सर्विस के बाद इनवॉइस विद इन 30 डेज नहीं है, नॉट इन 30 डेज, सर्विस के बाद जो इनवॉइस आपने दिया वो 30 दिन के अंदर नहीं है, 30 दिन के बाद हो रहा है, तो सर्विस एंड पेमेंट दोनों में से अर्ली है। समझ में आ? देखो यहाँ वही लिखा है, क्या लिखा है? डेट ऑफ इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, सर्विस जिस दिन प्रोवाइड किया उसके 30 दिन के अंदर बिल बनाया, तो बिल का डेट एंड पेमेंट का डेट दोनों में से अर्ली है। ओके, एंड डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द सर्विस, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड किया उसके 30 दिन के बाद बिल बन रहा है, तो सर्विस एंड पेमेंट दोनों में से अर्ली है। तो इनवॉइस को छोड़ दो, सर्विस एंड पेमेंट दोनों में से व्हाट? अर्ली है। समझ में आया? कुछ डाउट है क्या? बोलो। अभी सम करेंगे इसके। गुड। क्वेश्चन नंबर व्हाट? 22 निकालो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले डेट्स लिखेंगे। पहला डेट कौन सा डेट है बोलो? डेट ऑफ सर्विस है कि नहीं है? पहला डेट है द डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ इनवॉइस मतलब टाइम ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। 3 डेट्स अवेलेबल है, डेट ऑफ सर्विस, देन व्हाट? डेट ऑफ इनवॉइस एंड देन व्हाट? डेट ऑफ पेमेंट। और इसी से हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। बस 4 डेट बना दो, बाकी एक्सप्लेनेशन कराने का जरूरत नहीं है, सिंपल में। अब पहले ये डेट बताओ, व्हाट इज द डेट ऑफ सर्विस? 16/9/23। नेक्स्ट 5/10/23, फिर
6/10/23। अब पहला सिचुएशन इज व्हाट, कंपेयर करो सर्विस के बाद इनवॉइस कब है, 30 दिन के अंदर है कि 30 दिन के बाद है। चेक करो ये डेट कौन सा है, 69 है। 69 का 30 दिन मतलब अगला महीना अप्रोक्सीमेट। 9 का क्या हो जाएगा 10, मतलब कौन सा रेट हो गया 16/10। कौन सा रेट हो गया 30 दिन मतलब अप्रोक्सीमेट 1 मंथ पकड़ लो। तो 16/9 के बाद 30 दिन मतलब 16/10 आता है। इनवॉइस कब है, उसके पहले की बाद में, पहले तो बिफोर है। तो ये है ये विद इन 30 डेज है, हाँ है। अगर है मतलब ये सिचुएशन इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से अर्लियर, तो इन दोनों में से अर्लियर व्हाट हो गया। समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट बोलो प्लीज। 6/10 देन बस इतना ही है। अब सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसके बाद ये सर्विस के बाद ये 30 दिन के अंदर है कि नहीं है इनवॉइस। सर्विस क्या था 16 था, 30 दिन मतलब एक महीना, दैट इज 6/11। ये 6/11 के अंदर है, हाँ है। तो अगर है मतलब ये ऐसे हाँ ना, तो इन दोनों में से अर्लियर पेमेंट एंड इनवॉइस दोनों में से अर्लियर क्या है बोलो, 21/10/23 हो गया। समझा। नेक्स्ट इज व्हाट बोलो फटाफट, 23/10, हाँ 23/10/23। नेक्स्ट ओके चलो कंपेयर करो। सर्विस के बाद इनवॉइस कब है, 30 दिन के अंदर की बाद में। 23/10 मतलब 23/11, ये बाद में हो गया। विद इन 30 डेज है क्या, नहीं है, नो। तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस 30 दिन के बाद है तो इनवॉइस को भूल जाओ। अब क्या, सर्विस एंड पेमेंट दोनों में से अर्लियर, तो 23/10 एंड 30/11 कौन सा अर्लियर है। डन, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है, यस और नो। अगर सर्विस के बाद इनवॉइस 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से अर्लियर। सर्विस के बाद इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं है तो सर्विस एंड पेमेंट दोनों में से अर्लियर। इनवॉइस को भूल जाओ, 30 दिन के अंदर नहीं है तो। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, 6/10 ना। नेक्स्ट अब ध्यान दो प्लीज, अगेन इसके इन दोनों के बीच में का डिफरेंस देखो। 6/10 का 30 डेज मतलब 16/11, हाँ या ना, हाँ सॉरी 6/11 क्या होना चाहिए 6/11, राइट चिन्मय, इथे लक्ष दे। तो 6/11 है तो ये विद इन 30 डेज है क्या, हाँ है, नहीं है, हाँ है ना, ये 10 है ना, सेम मंथ में 6/10 का होना चाहिए 6/11, 6/11 के अंदर है, हाँ है, तो ये एस हो गया। अगर यस है तो इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से अर्ली है, क्या हो जाएगा 1/10/23। डन, इजी है, आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो पक्का, गुड। ओके अब आता है आरसीएम वापस से। दिस इज आरसीएम फॉर द सर्विसेज। आरसीएम फॉर द सर्विसेज रहेगा तो क्या रूल है देखो, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, मतलब पैसा बैंक अकाउंट से डेबिट कब हो गया, डेट ऑफ पेमेंट का डेट अलग। आपने जैसे कि बोला मैंने पेमेंट कर दिया, आप मुझे बोल रहे मैम मैंने, आपने मुझे चेक दे दिया, तो मैं क्या समझूंगी पेमेंट हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और बट अकाउंट से पैसा कब डेबिट हुआ वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पेमेंट के लिए चेक दे दिया, तो मैंने आपको चेक दिया आज के डेट में, बट मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ 2 दिन के बाद, तो यहाँ पे वही डेट है, डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट एंड डेट ऑफ 60 डेज आफ्टर डेट ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से व्हाट अर्लियर। समझ में आया। आरसीएम रहेगा किसके अंदर, सर्विस के अंदर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हमारे गुड्स है तो आरसीएम कैटेगरी में कितना डेज था 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस, और यहाँ पे कितना डेज है आरसीएम में सर्विसेज में 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस। डन, क्लियर है, good. Now we are starting with the question number 23 that this is a category of the RCM but supply of the services. ठीक है, तो supply of goods and supply of services of RCM में क्या difference है, supply of goods में हम लोग निकालते हैं 30 days और यहाँ पे हम लोग find out करते हैं 60 days. This is a difference. Okay, now what's the information actually given in the question, चलो बताओ फटाफट। First one is a what, date of invoice already given, yes or no। अभी हम लोगों को इनवॉइस के बाद का ही 60 डेज का डेट चाहिए, राइट ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ 60 डेज आफ्टर, यहीं पे लिख देते हैं आफ्टर डेट ऑफ इनवॉइस, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेट इज व्हाट, डेट ऑफ व्हाट, क्या देके रखा है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दिस इज नोन एज द डेट ऑफ सर्विस। उसके बाद नहीं, डेट ऑफ सर्विस इसके लिए प्रॉब्लम होता है। डेट ऑफ सर्विस के बाद नेक्स्ट इज व्हाट, डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट लिख देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ डेबिट इन बैंक, एंड लास्ट इज व्हाट,
हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. दिस इज द इंफॉर्मेशन दे आर गिवन. चलो बताओ फर्स्ट लाइन. व्हाट इज द फर्स्ट डेट? 16 11 23. ये डेट आपको निकालना है. व्हाट इज द डेट ऑफ सर्विस? 26 11 सॉरी 26 11 24 11 1 24. चलो आपको 60 डेज के बाद का डेट चाहिए. कैसे निकालोगे? सिमिलर कैलकुलेशन. पहले डेट लिखो. क्या था? 16 11 था. दैट इज नवंबर मंथ है. 60 राइट चिन्मय. 60 डेज के बाद का डेट चाहिए तो 60 डेज लिखा. नवंबर मंथ में कितने डेज हो चुके हैं? 16. नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30. 30 माइनस 16 रिमेनिंग इज व्हाट? 14. हाँ या ना? करो माइनस. फिर कितना मिलेगा? 46. अभी 46 एक 30 डेज 31 से ज्यादा हो गया तो ये नवंबर मंथ माइनस हो गया. अब नवंबर के बाद कौन सा मंथ माइनस करेंगे? दिसंबर में कितने दिन? 31. कितना है? 15. कौन सा डेट आएगा? जान. सही है. तो डेट कौन सा आया? 15 जान 2024. अब रूल क्या कहता है? पेमेंट मतलब ये डेट, देन डेबिट इन बैंक अकाउंट ये वाला डेट, यस और नो, एंड डेट ऑफ 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस दैट इज ये वाला डेट. इन तीनों में से अर्लियर चेक करो. इन तीनों में से अर्लियर कौन है? 15/1 16/1 11/1. ऑब्वियसली 11/1 2024. आई होप नो डाउट इन दिस. बोलो समझा? काय नाही कळलं सांग. हे कळलं कसं काढलं? ये ऐसे निकाला. 60 डेज चाहिए था. ये कौन सा डेट है? नवंबर है. इथे लक्ष दे. ये कौन सा डेट है? नवंबर है. नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30. 30 में से मैंने कौन सा डेट माइनस किया? 16 है ना. 16 डेज माइनस किया. यहाँ पे जो डेट है वो माइनस किया. कितना डेज रिमेनिंग है नवंबर मंथ में? 40. 60 में से 14 माइनस किया. हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग? 46. अभी दिसंबर नवंबर हो चुका है तो दिसंबर के होल डेज माइनस करो. दैट इज द 31. अब मिला 15. ये डेट मिला. अभी रूल है 60 डेज का डेट, पेमेंट का डेट एंड डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट. इन तीनों में से अर्लियर कर सकते हो. और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. बोलो क्या है? 16 11 23. फिर 13 11 23. फिर 11 1 24 10 1 24. लिखा हुआ सही है. चलो इसका 60 डेज के बाद का डेट चाहिए. कैसे निकालो? सेम आएगा. 16 11 है ना तो 15 1 24. चलो बोलो इन तीनों में से अर्लियर 1 2 3 10 1. कर सकते हो क्या ये सम? इजी है बहुत. 60 डेज जैसे 30 डेज निकालना वैसे 60 डेज निकालना है. बस यहाँ पे एक मंथ एक्स्ट्रा है. क्लियर हो गया? गुड. ठीक है. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 24. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस. The rate of GST was decreased to 5% with the effect from 13/10/2024. क्या बोला है? हमारा GST का रेट डिक्रीज हो गया कितने परसेंट तक? 5% तक. बिफोर विच द रेट इज व्हाट? 18%. इसके पहले रेट क्या था? 18%. अभी रेट कितना हो गया? 5% हो गया. हाँ या ना? ओके. अब इसका रूल क्या है ना, देखो यहाँ पे रेट हमारा चेंज हो रहा है. मतलब पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक रेट था तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 30/10/2024 तक हमारा जो ओल्ड रेट था वो 18% था. कितना परसेंट था? 18. यही रेट 30th मतलब 13 अक्टूबर के बाद ये रेट कितना परसेंट हो चुका है? 5%. इसको बोलते हैं चेंज इन रेट. क्या बोला जाता है? चेंज इन रेट. तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? देखो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा डेट ऑफ सर्विस कब है. जरा देखो प्लीज. डेट ऑफ सर्विस को कंपेयर करेंगे डेट ऑफ चेंज इन रेट के साथ. किसके साथ? डेट ऑफ चेंज इन रेट के साथ. रेट कब चेंज हुआ? बोलो. 13. हाँ या ना? दैट इज 13/10 ना. इज इन रेट चेंज हो गया. ओके. अब देखो सर्विस कब हो रहा है. सर्विस कब हो रहा है? देखो दीज आर द रूल्स व्हेन रेट इज चेंज. रेट इज चेंज मतलब जीएसटी का रेट ही चेंज हो गया. तब क्या रूल्स अप्लाई होंगे? सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है डेट ऑफ सर्विस और चेंज का डेट. जिस दिन रेट चेंज हो गया तो डेट ऑफ सर्विस को कंपेयर करो जिस दिन रेट चेंज हो गया उसके साथ. वो बिफोर है कि आफ्टर है? समझो सर्विस है बिफोर द रेट चेंज इन रेट. मतलब जिस दिन हमारा रेट चेंज हो गया उसके पहले सर्विस था. तो आपको क्या करना चाहिए? देखो इनवॉइस एंड पेमेंट. इनमें से जो बिफोर है ना वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई. समझो इनवॉइस बिफोर है बट पेमेंट कब है? आफ्टर है. तो ये बिफोर है ना वर्डिंग तो इसमें से बिफोर वाला टाइम ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे बिफोर कौन है? बोलो. डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है तो दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर समझ लो ऐसे हुआ डेट ऑफ इनवॉइस भी आफ्टर है एंड डेट ऑफ पेमेंट भी आफ्टर है. अब क्या करोगे? इनमें से अर्लियर.
ओके फिर डेट ऑफ इनवॉइस अगर बिफोर आफ्टर है बट पेमेंट कब है, बिफोर है, और सर्विस भी वो था बिफोर था, तो डेट ऑफ पेमेंट जो है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? ओके समझ लो जिस दिन हमारा रेट चेंज हो गया जीएसटी का उसके बाद सर्विस प्रोवाइड किया गया, तो डेट ऑफ सर्विस कब आया, आफ्टर। हाँ या ना? तो इनवॉइस एंड पेमेंट में से जो आफ्टर है ना वो आपका आंसर है। तो इनमें से कौन आफ्टर है, देखो डेट ऑफ इनवॉइस ना, तो डेट ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस एंड पेमेंट में से पेमेंट आफ्टर है, तो दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और ये दोनों बिफोर है, तो आफ्टर तो कुछ है नहीं, तो दोनों में से अर्ली है। सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो मुझे क्वेश्चन बोलो फटाफट, क्या क्वेश्चन है, डेट्स बोलो। पहला डेट कौन सा है, डेट ऑफ सर्विस का ही डेट है ना, फिर कौन सा डेट है, ओके फिर उसके बाद और डेट ऑफ पेमेंट, बराबर है। एंड वैल्यू ऑफ सर्विस मतलब उसका वैल्यू देखे रखा है, ओके कितना वैल्यू अवेलेबल है बोलो। ठीक है पहला कैटेगरी बोलो, चलो फटाफट। फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, 17, नेक्स्ट एंड वैल्यू, ये वैल्यू है। अच्छा कौन से दिन रेट चेंज हुआ बोलो, 13, 10, 23 को रेट चेंज होगा। इसके पहले रेट कितना परसेंट था, इसके बाद में कितना हो गया, 18 की 12, हाँ 18 था, ठीक है उसके पहले रेट 18% था, नाउ योर रेट इज 5%। हाँ या ना? ये बिफोर सिचुएशन है और ये आफ्टर सिचुएशन। अब आपको हर डेट को कंपेयर करना है इसके साथ। सोचो 79 कब है, 13-10 के आफ्टर है कि बिफोर है, 13-10 के कंपैरिजन में ये कब है, बिफोर है, तो ये बिफोर है कि नहीं है। 15-10 भी कब है, आफ्टर है 18-10 कब है बोलो, आफ्टर है, राइट। अब देखो ये कब था, बिफोर था, तो इनमें से बिफोर वाला आंसर होना चाहिए, कोई बिफोर है क्या, नहीं है, तो इनमें से अर्लियर, तो कौन सा अर्लियर है, जो डेट है मुझे बताओ, मेरे पास जो ये था मैंने वो लिखा था, 23 है ना, 23 है, उसको करेक्शन करके ले लो, छोटे डेट्स थोड़े रॉन्ग हो सकते हैं। ए समझा यहाँ तक, आपको मेन कंसेप्ट क्लियर हो गया। ईयर को फिलहाल साइड में रखो, फिलहाल डेट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो डेट इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या रूल बताया मैंने, जितने डेट्स है हमारे पास, डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ पेमेंट है एंड डेट ऑफ सर्विस है, इन तीनों को हम लोगों ने कंपेयर किया किसके साथ, रेट ऑफ जिस दिन रेट चेंज हो रहा है उस डेट के साथ, दैट इज अ डेट ऑफ चेंज इन रेट, उसके साथ कंपेयर किया और चेक किया बिफोर है कि आफ्टर है, सबके साथ। तो ये बिफोर था बट ये क्या थे, आफ्टर थे। अगर इनवॉइस बिफोर है ना, मतलब सर्विस बिफोर है ना, तो इन दोनों में से बिफोर वाला आंसर होना चाहिए, बट एक भी तो बिफोर नहीं है, तो क्या करो, अर्लियर, तो दोनों में से अर्लियर बोलो। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, 15, 10, 23। अच्छा वेट, अभी जीएसटी भी निकालना है आपको, क्यों, क्योंकि वैल्यू अवेलेबल है। अब ये 15, 10 कब है बोलो, आफ्टर है कि बिफोर है, तो आफ्टर का रेट कितना परसेंट है, तो 15 लाख 1 के ऊपर 5%। समझ में आया, आफ्टर रहेगा तो 5%, बिफोर रहेगा तो 18%। निकालो कितना आया, ये पहला लाइन समझा, सेकेंड वन बोलो, 17, 9, 23, हाँ ओके पहले इसको कंपेयर करो इसके साथ, कब है, बिफोर है, इसको कंपेयर करो 13, 10 के साथ, कब है, आफ्टर है, 15, 10 भी आफ्टर है। एक्चुअली ये बिफोर है ना, तो इनमें से जो बिफोर होता है वो आंसर होना चाहिए था, बट एक भी बिफोर नहीं है, तो इन दोनों में से अर्लियर कौन है, 15, 10, 23, रेट कितना परसेंट लगेगा, आप कर दो कैलकुलेट, कर सकते हो ना। नेक्स्ट डेट बोलो, बोलो 8, 9, नेक्स्ट ओके चलो ध्यान दो, ये कब है, 8, 9 कब है, बिफोर, और 10 इससे आफ्टर। अब ये बिफोर है ना, तो इनमें से बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई कौन है, बिफोर डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज व्हाट 8, 9, 23 इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब रेट कितना, ये बिफोर था, पहले सबको इसके साथ कंपेयर करके ले लिया, वो लिखा बिफोर है आफ्टर है, हो गया। अब इनवॉइस कब है, बिफोर की आफ्टर, बिफोर, तो इनमें से कोई भी एक डेट है बिफोर, हाँ है, ये बिफोर है ना, तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ सर्विस में बिफोर है तो इनमें से बिफोर वाला टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ आफ्टर है तो इनमें से आफ्टर वाला टाइम ऑफ सप्लाई, बट समझो यहाँ बिफोर है बट ये दोनों आफ्टर है, तो अर्ली है। क्लियर है,
ओके अब बोलो कौन सा रेट था 89 89 कब था रेट कितना चार्ज हो जाएगा समझा कि नहीं समझा इसके बाद 17 9 23 वन नहीं है ना है ठीक है चलो सोचो ये कब है बिफोर है ये कब है ये कब है अभी रूल क्या कहता है ये बिफोर है ना तो इनमें से बिफोर यस कितना रहेगा 29 23 बिफोर था मतलब रेट कितना परसेंट लगेगा 5% कैलकुलेट करके लिखो इजी कर सकते हो अच्छा बिफोर है ना तो 18% आएगा नो प्रॉब्लम समझा इजी कर सकते हो क्या लॉजिक समझ में आ अगर यहाँ आफ्टर होता तो क्या होता था इनमें से आफ्टर वाला टाइम ऑफ सप्लाई बट समझ लो ध्यान दो यहाँ आफ्टर है बट यहाँ दोनों में बिफोर है तो क्या करते थे डन क्लियर है एनी डाउट इन दिस नाउ लिसन यहाँ तक लास्ट हो गया एक लास्ट क्वेश्चन बाकी बट इससे सिमिलर है आप ये खुद से कर सकते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोगों का खत्म बराबर है सर्विसेज एज वेल एज गुड्स Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.